डॉक्टर मुबीन सैयद अमेरिका से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम ये बात करेंगे कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो रोज़ा है, जो फाका है, उसका हमारे सेल्स को क्या फ़ायदा होता है और उससे डायबिटीज़ कैसे रिवर्स होती है। तो देखिए, होता ये है कि जब हम खाते पीते हैं और सारी उम्र सुबह दोपहर शाम हम खाते हैं, उसमें स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली जो चावल, नान, आलू, रोटी, इस तरह की जो चीज़ें जिनमें शुगर्स होती हैं, जब ये हम खाते हैं तो ये हमारे सेल के अंदर जब पहुंचते हैं और जब इनसे तवानाई बनाई जाती है तो उससे सेल में कुछ प्रोटीन्स को डैमेज होता है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही होती है वो बाज़ का सेल की प्रोटीन्स को अटैक करती है। सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, सेल के अंदर फंक्शन काम करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। जब उनको अटैक किया जाता है तो वो प्रोटीन्स मिस शेप हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है। ऐसे ही है जैसे किसी को कोई पंच मारे तो उसकी उसकी शेप चेंज हो जाए। जब हमारे इस तरह की प्रोटीन्स बनती हैं तो सेल के पास कुछ तरीके हैं उन प्रोटीन्स को हैंडल करने के। पहला तरीका ये है कि सेल ये कोशिश करता है कि उस प्रोटीन को जो ख़राब हो गई है, जिसको एनर्जी की वजह से अटैक हुआ है, जैसे गोली लग गई उसको, तो सेल कोशिश करता है कि उस प्रोटीन को करेक्टली फोल्ड दोबारा कर ले। तो ये इसको कहते हैं अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स और यूपीआर। ये सेल का एक कंपार्टमेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें होता है। दूसरा तरीका सेल के पास ये होता है कि हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे अगर आप किसी नए जहाँ पे जच्चा बच्चा वार्ड है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि इंक्यूबेटर्स रखे होते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो उनको रखते हैं। इसी तरह से जो टूटी हुई प्रोटीन है, जो ख़राब हुई हुई प्रोटीन्स हैं, उनको एक और प्रोटीन के अंदर रख दिया जाता है जिसको हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन से कोशिश की जाती है कि जो ख़राब हुई हुई प्रोटीन है वो ठीक हो जाए, उसको मौका दिया जाए कि वो ठीक हो जाए। अगर वो भी फेल हो जाए तो फिर सेल के पास एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि वो उस प्रोटीन को यूबिक्विटिनेट कर दे। यूबिक्विटिनेट करने का मतलब है प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना। अगेन, सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स है जो मुख्तलिफ काम कर रही हैं और वो अब डैमेज हुई हुई है, काम सही नहीं कर सकती, तो सेल कोशिश करेगा उन्हें सही करे या उनको डिस्ट्रॉय करके उनके जो पीसीज हैं वो निकाल ले और उनसे फिर नई प्रोटीन्स बनाए। अगर यूबिक्विटिनेशन का प्रोसेस भी फेल हो जाए, वो प्रोटीन इतनी बुरी शक्ल की हो चुकी है कि सेल उसको रिपेयर या उसको तोड़ नहीं सक रहा, तो फिर सेल के पास अब दो रास्ते और हैं। या तो सेल करे ऑटोफेजी और या फिर सेल खुद मर जाए। तो देखिए, अगर सेल खुद मर जाए, जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस, अगर सेल के अंदर इस तरह की प्रोटीन्स आ गई हैं जो सही नहीं कर सक रहा, तो सेल के अंदर स्ट्रेस इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं, हम हर वक्त खाना खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं, उससे हर वक्त ये प्रोटीन्स बन रही हैं, और अगर सेल उनको सही नहीं कर सक रहा तो वो कूड़े के ढेर की तरह से सेल के अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती। तो अगर वो ढेर सही नहीं होता तो सेल के काम सही नहीं होते। इमेजिन करें हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हों, तो क्या आपसे सही तरह से काम होगा? तो अगर सेल को महसूस हो कि मैं अपना काम नहीं कर सकता, तो सेल अपने आप को खुद ही वॉलंटरीली मार लेता है। इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का नुकसान ये है कि वो एक सेल जो हमारे जिस्म में कोई काम करता था वो चला गया। अब वो हो सकता है न्यूरोनल सेल हो, दिमाग का सेल हो, तो सोचिए कि हमारी सोचने की कैपेबिलिटी, हमारी याददाश्त की कैपेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। अगर वही न्यूरोनल सेल्स जो हैं टांगों में फॉर एग्जांपल ख़राब हो जाएं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर है, वो पाँव के अंदर से गर्मी निकल रही है, और उसके बाद इंजरीज़ होने शुरू हो जाती हैं पाँव पे, जिनको हम मैनेज नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे मसाइल आते हैं। अगर लुबलबे के सेल ख़राब होने शुरू हो जाएं तो वो इंसुलिन बनाते हैं शुगर के लिए, वो जब इंसुलिन नहीं बनाते तो हमारी डायबिटीज़ हो जाती है। अगर लिवर ख़राब होना शुरू हो जाए तो वो फैटी लिवर या सिरोटिक लिवर बनना शुरू हो जाता है। किडनी के अंदर ये होना शुरू हो जाए तो किडनी फेलियर्स शुरू हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसा होना शुरू हो जाए तो हाइपरटेंशन हो जाती है, फिर हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं। सो हम ये अफोर्ड नहीं करते कि हमारे सेल जो हैं वो मरें। तो
तो सेल भी कोशिश करता है कि वो मरे ना, वो उससे पहले एक तीसरा काम करने की कोशिश करता है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी है ऑटोफेजी, अपने आप को खाना। इसका मतलब क्या है? सेल अपने अंदर जब वो मिसफोल्डेड प्रोटीन के एग्रीगेट्स हैं, वो जो टूटी फूटी प्रोटीन्स के ढेर लगे हुए हैं जो उसको काम सही नहीं करने दे रहे, सेल कोशिश करता है अब उनके बड़े बड़े पीसेस उतार के उनको तोड़े। उसके लिए जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ऑटोफेजी। मसला ये है कि ऑटोफेजी सेल में सिर्फ तब शुरू होती है जब सेल को बाहर से खुराक ना मिले। उसकी वजह क्या है? ऑटोफेजी का काम ये नहीं है कि सेल को साफ किया जाए। ऑटोफेजी का काम यह है कि सेल ये कहता है कि भाई मेरे बाहर तो कोई खुराक नहीं आ रही, तो मुझे तो एनर्जी चाहिए, मुझे तो काम के लिए तवानाई चाहिए। तो मैं अपने अंदर देखता हूँ, अगर कोई टूटी फूटी प्रोटीन पड़ी हुई है, ज़ाया चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैं उन्हीं को तोड़कर और उनसे एनर्जी ले लेता हूँ। तो अब आपको याद होगा, भी मैंने 2 मिनट पहले बात की कि सेल जब नहीं तोड़ सकता तो ये इकट्ठी होती हैं प्रोटीन्स। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हीं को तोड़ो। ये जो ऑटोफेजी है ना, ये एक बड़ा थ्रेशर सिस्टम है, ये एक बड़ा तोड़ने वाला सिस्टम है। ये ऐसी प्रोटीन्स को तोड़ लेता है जो कि यूबिक्विटिनेशन से नहीं टूटी थी। ठीक, वो जो 100 सुनार की और 1 लोहार की, ये वो बात है। तो ऑटोफेजी सिस्टम जो है ना, वो लोहार का सिस्टम है, वो उसको तोड़ देता है। लेकिन ऑटोफेजी शुरू नहीं होती जब तक कि आप सेल को फाका नहीं कराते। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, या जब आप रोज़ा रखते हैं, या जब आप सेल को फाका करवाते हैं, और वो फाका ये नहीं 2 घंटे का फाका, वो लेट से कि एक डिनर से अगला डिनर, या सुबह ब्रेकफास्ट से लेके रात डिनर तक कुछ नहीं। उस फाके में जब सेल बाहर देखता है कि मुझे कोई खुराक मिली है, कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई शुगर आई है, कोई प्रोटीन आई है, या कोई चिकनाई वाली चीज़ें आई हैं जिन्हें मैं खा सकूं, और जब उसको अपने बाहर वो चीज़ें नहीं मिलती, तो फिर सेल अपने अंदर देखता है कि क्या मेरे पास कोई प्रोटीन के ढेर हैं जिन्हें मैं तोड़ लूं, और फिर वो ऑटोफेजी शुरू करता है। अब आप सोचिए कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सुबह दोपहर शाम का खाना खाकर सेल को कभी मौका ही नहीं देते कि वो ऑटोफेजी करे। तो सेल सारी उम्र भरता जाता है आहिस्ता 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 उन टूटी फूटी प्रोटीन से। चुनाचे जब हम पहुंचते हैं 40-50 साल की उम्र में, तो हमें बीमारियां, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, कैंसर्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए रेगुलरली, तो सेल साथ साथ में अगर वो ट्रैश को साफ करता रहे, तो आपके सेल एडवांस एज में भी 40-50 के बाद भी एक्चुअली वैसे यंग हैं जैसे वो आप 10 साल के थे। और आप किसी भी साइंटिफिक मैगज़ीन में पढ़ लें या रिसर्च करके देख लीजिए कि जो सेल की मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल की दीवारें हैं, वो हर 15 दिन में रिप्लेनिश की जाती हैं, नई बना दी जाती हैं। जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो हर 15 दिन में नए बन जाते हैं। जो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हर कुछ दिन में नया बन जाता है। सेल के अंदर जो एंजाइम है, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जी एंजाइम ख़राब हो गया, जो सेल के अंदर एंजाइम है ना, वो जब अपना काम करने की उसको ज़रूरत पेश आती है तो उसको नया बनाया जाता है, फिर वो अपना काम करता है, फिर उसको तोड़ दिया जाता है। तो कोई भी सेल आपका, चाहे आप 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, कोई भी सेल आपका पुराना नहीं है। सिर्फ सेल को जो मसला है उसके अंदर वो जो कूड़ा इकट्ठा हो गया ओवर आवर लाइफ, वो है। तो अब इसका सलूशन क्या है? बड़ा सिंपल सा सलूशन है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। उससे डायबिटीज़ भी रिवर्स हो जाएगी, उससे जोड़ों के दर्द भी कम हो जाएंगे, उससे पट्ठों की फटीक भी कम हो जाएगी, उससे सोचने की कैपेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। और उसका तरीका क्या है? मैं जो डॉक्टर जेसन फंक है, उसने ये किया कि एक दिन कहा डिनर खाएं, और उस एक दिन जिस दिन सिर्फ डिनर खा रहे हैं, उस दिन आप यखनी पी सकते हैं सारा दिन, कॉफ़ी पी सकते हैं सारा दिन बगैर चीनी के, पानी पी सकते हैं। मेरी नज़र में आप खीरा खा लें, खीरे के अंदर 96% तो पानी होता है, 4% दूसरी चीज़ें हैं। सेलरी खा लें, वो भी एक वेजिटेबल है जिसके अंदर 96% पानी है। यानी इस तरह की चीज़ें खा लें जिससे सेल को ये ना पता चले कि बाहर से कोई एनर्जी आ गई। और यखनी जो है ना, उसमें ज़्यादातर पानी होता है, तो वो थोड़े से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन किया डिनर में कार्बोहाइड्रेट ज़रा कम कर लिए। उसके बाद अगले दिन जो है लंच
और डिनर ब्रेकफास्ट स्किप किया है, और उस लंच और डिनर में भी ज़रा कम कार्बोहाइड्रेट खा लें, फिर जब अगले दिन का डिनर है तो उससे अगला दिन फिर डिनर, तो अब ये 24 घंटे का फाका है। इस फाके का मकसद आपकी कैलोरी कम करना नहीं, इस फाके का मकसद आपका वेट कम करना नहीं, इस फाके का मकसद है कि सेल अपने अंदर से कूड़े को साफ करना शुरू कर दे। अब इससे लुबलबे को दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि उसके जो सेल मर रहे हैं या वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और वो सेल जब हेल्थी होना शुरू हो जाएंगे तो वो दोबारा इंसुलिन बनाएंगे। और दूसरा ये कि लुबलबे के अंदर मैंने जो पिछली वीडियो में बात की थी कि जब सेल्स के ऊपर स्ट्रेस आता है तो वो अपना काम छोड़ देते हैं, जब आप उसके ऊपर से स्ट्रेस उतारेंगे तो वो अपना काम दोबारा शुरू कर देंगे। इसी तरह से सारे जिस्म में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है कि हमारे सेल इंसुलिन की बात ही नहीं मान रहे, जब वो अंदर से साफ़ होना शुरू होंगे तो वो इंसुलिन की बात भी मानना शुरू कर देंगे। तो ये रिवर्स हो गया। मुझे कुछ पेशेंट्स बस का ये पूछते हैं कि जी मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की तो मैं ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद फिर ख़राब हो गया। तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो जो सारी ज़िंदगी उसके अंदर आपने भरी हुई है प्रोटीन्स, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, एग्रीगेट्स, तो अगर महीना फाका किया या रोज़े रखे लेट से हर हफ्ते 2, तो उसका इतना खाली हो गया सेल कि उसने नॉर्मल काम शुरू कर दिया। पर उसके बाद अगर दोबारा कार्बोहाइड्रेट खाए और दोबारा फिल कर दिया तो फिर दोबारा बीमारी हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि कितने फाके किए जाएं हर हफ्ते, कितने रोज़े रखे जाएं हर हफ्ते, कितनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए। तो देखिए इसका ना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। जेसन फंग ने 3 रोज़े हर हफ्ते में रखवाए। मैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखूं तो उसमें है कि हर 12 महीने में 1 महीना रोज़ों का या फाके का। तो इसका मतलब यह है कि 11 महीने की गलत खुराक खाना 1 महीने में साफ़ की जा सकती। अब हो सकता है कि रिसर्च भी ये दिखाए या ना दिखाए, लेकिन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आप हर 11 दिन की खुराक जो गलत खाई है, सुबह दोपहर शाम खाई है, उसको 1 दिन के फाके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर हमारी एज है 40, 50, 60, 70 इससे ज़्यादा, तो अगर हम कर सकें रोज़ा फाका इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हफ्ते में 2 या 3 से हर एक फाके से आपने कम से कम 10 दिन का साफ़ कर लिया। तो फ़र्ज़ कीजिए आपने 40 साल को साफ़ करना है, तो उसी हिसाब से अगर 3 किए हैं तो आपने 30 दिन को साफ़ कर लिया है। तो 1 महीने का ट्रैश जो था वो आपने साफ़ कर लिया 3 फाकों से। पर फाके ठीक होने चाहिए। ये नहीं कि शुरू में इतना खा लिया कि सारा दिन वो जो खाया हुआ वो मिलता रहा सेल को, और रात को इतना खा लिया कि जितना सेल खाली किया वो दोबारा भर दिया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। नॉर्मल खुराक, कम कार्बोहाइड्रेट्स, शुरू करने से पहले और भी लाइट, और जब ख़त्म कर रहे हैं फाके को, रोज़े को, इंटरमिटेंट फास्ट को, तो हो सकता है आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लें, इसमें इवन कार्बोहाइड्रेट भी खा लें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम रखें ताकि सेल दोबारा ना फिल हो जाए, अदरवाइज़ आपके फाके का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये डिस्कशन है। मुझे बताइएगा कि क्या ये बात समझ आई है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप ये करेंगे, मुझे कमेंट में बताइए। और नंबर 3, आपका डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो कर दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच एंड टॉक टू यू लेटर।